पूछना है इस चित्र में हम अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें आज के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है और जब हमारी भावनाएं होती है तो बात ही कुछ और होती है। आपसे पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरे वातावरण में सकारात्मकता को फैलाती भारतीय संस्कारों और संस्कृति की याद दिलाता आज का ये वातावरण। आपसे पुनः अनुरोध माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी को ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी आयुष मंत्री भी हैं और उसके नाते आप हमारे सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और केवल कुछ पलों का इंतजार, कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश हम सब यहाँ सुनेंगे। सेक्रेटरी आयुष पूनम जी, आपसे अनुरोध, आप उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय और आज का ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। जितने भी योग साधक यहाँ बैठे हैं, एक बार उनसे अनुरोध करना चाहेंगे अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे तान कर बैठ जाएं और केवल कुछ सेकंड्स के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लें। आइए विश्व के निरोग की कामना को करते हुए हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें, अंतर के तारों को प्रार्थना के साथ जोड़े। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरवशाली संवाहक संरक्षक, भारतीय मनीष, भारतीय बौद्धिक विचारिक व्यवहारिक धरोहरों का डंका विश्व में बजवाने वाले हमारे खोए वैभव विभूति विचार और विस्तार को लौटा लाने के लिए कटिबद्ध हमारे अत्यंत सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संकल्पना की। योग एक व्यायाम नहीं, योग एक अभ्यास मात्र नहीं, योग एक शास्त्र मात्र नहीं, योग एक कला मात्र नहीं, योग एक विद्या मात्र नहीं, ये तो जीवन कौशल है, जीवन पद्धति है, मूल दर्शन है, मूल विचार, मूल आधार है आर्यावर्त का, सप्त सैंधव का, जम्बू द्वीप का, भारतवर्ष का। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये योग सत्र। बारिश की वजह से इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे साथ इस संदेश के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अनुरोध करना चाहेंगे हमारे योग गुरुओं से आज का योग सत्र हम आरंभ करें। माननीय सम्मानित मंच से अनुरोध, योगा के लिए हम प्रथम पंक्ति में, यदि आप नहीं जा सकते तो आप यहीं बैठे। हाँ, आप यहीं बैठे, आप यहाँ बैठे।
आप सभी वहां पधारे। शरीर को, मन को आत्मा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है योग, जो शांति और प्रसन्नता देने वाला होता है। भौतिकता के इस युग में समग्र रूप से यदि जीना है तो योग को सीखना जरूरी है, योग को अपनाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय समारोह और हमारे सम्मानित अतिथि मंच के ठीक सामने आसन ग्रहण करने के लिए तैयार, और आप सब तैयार हैं आज के इस योग सत्र के लिए। और हम आपको बता दें, इस प्रांगण के अलावा बाहर से भी, बाहर जो मैदान है वहां से भी हमारे योग साधक जुड़े हुए हैं आज के इस सत्र में। प्रियजनों, आपको हम बता दें, प्रस्तुत अभ्यास शरीर को तोड़ मरोड़ कर तालियां बटोरने वाला अभ्यास नहीं है, लेकिन इनको दैनिक जीवन में अपनाकर संकल्प बाद में लेंगे, अंत में जी है? सत्र को उनके समक्ष रखवा रही है, संकल्प अंत में करेंगे। बस योग सत्र अभी रखवा। कुलभूषण जी, योग गुरु कुलभूषण जी से अनुरोध, आज का योग सत्र हम आरंभ करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुलाबी नगरी योग नगरी में एसएमएस स्टेडियम पर पधारे हमें हमारे सभी सम्मानित साधकों का हृदय की गहराई से अभिनंदन। और आइए आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में बैठे, आंखें कोमलता से बंद और प्रार्थना संगठन सूत्र के रूप में उच्चारित करेंगे। ओम संगच्छध्वम, ओम संगच्छध्वं संवदध्वम, संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्, संभो मनांसि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्वे, एवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रार्थना के साथ आप से अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एड़ी पंजे मिला लेंगे। सामने मंच पर देखते हुए एड़ी पंजे मिला लीजिए। हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां सामने की ओर और अंगुलियां आपस में इस प्रकार से मिली रहें, अंगूठे भी उनके साथ स्पर्श करते रहें। गर्दन बिल्कुल सीधी। ग्रीवा चालन की क्रिया, पहले हम शरीर को शिथिल करने के लिए, शिथिलीकरण के लिए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं और उसी क्रम में ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास। पहली क्रिया का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। 1 से 2 सेकंड रुकना है, तत्पश्चात श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, बीच में नहीं रुकना है। इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। यहां से मैं काउंटिंग के साथ आपसे करवाना चाहूंगा, तो आइए श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएंगे। 1, सामने मंच पर देखते हुए कर सकते हैं आप। 2, ऊपर की ओर, ऊपर आसमान की ओर देखिएगा। 3, 4 और इसके बाद हम बीच में आके रुक जाएंगे। 5। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया में हम श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अपने दाएं कान को दाएं स्कंध से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे।
किंतु स्कंद को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास नहीं करें। स्कंद को यथावत रखें, कंधे को अपने स्थान पर रखें। काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं। पहले राइट हैंड साइड से एक, अपनी गर्दन को दाईं ओर 2 सेकंड रुकिए, 2, बीच में आके रुक जाइएगा, 3, लेफ्ट हैंड साइड, 4, 5, 6, बीच में रुकिएगा, 7, 8, बीच में रुक जाइएगा। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया के लिए हम श्वासों को भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं स्कंध से ऊपर की ओर पीछे की ओर देखते हैं। गर्दन को ऐसे झुकाना नहीं है, इस तरीके से लाना है और बाद में बीच में आके रुकेंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। एक के साथ राइट हैंड साइड में दाईं तरफ 1, कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने का अभ्यास करें। 2, बीच में आके रुकिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में आकर रुक जाइए। इसके बाद हम अपनी गर्दन को गोलाकार इस प्रकार से राउंड द क्लॉक जैसे बोला जाता है, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। तो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। मैं काउंटिंग के साथ करवा रहा हूं, सभी लोग एक साथ करेंगे तो अति सुंदर लगेगा। 1, गोलाकार घुमाइए, 2, दूसरी बार शुरू कीजिए राइट साइड से, 3, 4, 5 और अब इसके विपरीत दिशा में बाईं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 1, गर्दन के लिए बहुत उपयोगी, 2, इन आसनों को आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, 3, 4, 5, विश्राम। और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। हम शिथिलीकरण के आसनों का अभ्यास करने के लिए, सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए शरीर के ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। गर्दन के बाद हमारे कंधे आते हैं, स्कंद आते हैं। तो इस क्रिया का नाम है स्कंद चालन, स्कंद संचालन की क्रिया। तो श्वास को भरते हुए आपको मंच पर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्कंदों के समानांतर इस प्रकार से लेकर जाना है कि, एक बार सुनिएगा, हथेलियों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में रहेगी। मैं काउंटिंग के साथ आपको करवाता हूं। 1, एक साथ ऊपर की ओर ले जाइए, अंगूठे मिले रहेंगे, इसमें अंगूठे मिले रहेंगे। हथेलियों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, 5 सेकंड तक रुक जाइए। श्वास और हाथों को ऊपर खींचिए। 2, धीरे धीरे, एकदम से झटके से नहीं, आराम से, आराम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस। अब अगली बार में आपको क्या करना है, इसी प्रकार लेके जाएंगे 3 तक, 5 सेकंड रुकेंगे, लेकिन जब 4 बोला जाए तो स्कंदों के समानांतर यहां के रुक जाना है आपको, फिर आगे के निर्देश बाद में दिए जाएंगे। 1, 3, श्वास को भरते हुए एक साथ रुकिएगा। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब आपको क्या करना है, यहां आके रुकना है। 4, इस जगह रुक जाइए आके 4 में। हाथों की स्थिति को इस प्रकार से बदल लें, सामने मंच पर देखते हुए। हथेलियों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर कर दें और कुंज बना लें। हाथों की अंगुलियों का कुंज बनाएं, इस प्रकार से रख लें। स्कंद चालन की दूसरी क्रिया के लिए कोहनियां सामने से मिला दीजिएगा और काउंटिंग के साथ श्वास को भरते हुए ऊपर गोलाकार, 1, पूरा गोलाकार घुमाइए। कंधों में खिंचाव आना चाहिए आपके। 2, ऊपर, 3, 4, एक साथ कीजिएगा, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। 5, सामने मंच पर देखते हुए कीजिएगा। अब उल्टा करना है। 6, 7,
8, 9, 10। हाथों को इस प्रकार से लाइए, कोहनियां बदल दीजिए और नीचे ले आइए। इसके बाद हम करेंगे कटी चालन की क्रिया। जैसे ही कटी चालन का बोला जाए, आपको अपने दाएं पैर को 12 इंच दाईं तरफ कर दीजिए, केवल दाएं पैर को उठाकर दाईं ओर रख दीजिए, राइट साइड में रख दीजिए, अपने राइट लेग को दाईं तरफ सामने मंच पर देखते हुए, और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सामने की ओर, हथेलियां आमने सामने। श्वास को भरते हुए राइट हैंड साइड में चलेंगे, श्वास को भरते हुए राइट हैंड साइड में अंगूठे मिले रहेंगे, अंगूठे ऊपर ऐसे अलग नहीं रखना है, ऐसे मिला लीजिएगा। तो एक के साथ दाईं साइड में, राइट साइड में, एक राइट हैंड साइड में टर्न कर दीजिए, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए नाभि से। 2 सेकंड रुकिएगा, 2, सामने की ओर आ जाइए। अब लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में सामने की ओर हाथों को लाके सामने रखना है, नीचे नहीं करना। 8, सामने रखिए एक बार हाथों को इस तरीके से, और हाथों की हथेलियों की डायरेक्शन इस प्रकार से कर दीजिए, अब नीचे की तरफ सामने मंच पर देखते हुए। पैरों में इतना ही अंतर रहेगा। नेक्स्ट आसन करेंगे घुटना संचालन। हम ऊपर से नीचे की ओर उतरें, जैसा कि आपको पूर्व में अनुरोध किया गया। श्वास को छोड़ते हुए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, सामने मंच पर देखते हुए, 1, 5 सेकंड, 10 सेकंड रुकेंगे, कुर्सी पर बैठना है। 2, एक बार फिर से, 3, 4। इस प्रकार हमारे शिथिलीकरण का अभ्यास पूरा होता है। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन, अपने पैरों को मिला लीजिएगा, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, और हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। इसलिए पार्श्व भागों में इस प्रकार से हाथों को ले आइए सामने की ओर, और बिल्कुल सामने लाइए, इंटरलॉक कर लीजिए हाथों की अंगुलियों को, और यहीं से हाथों घुमा दीजिए इस तरीके से। श्वास को भरते हुए पैरों के पंजों के बल पर, अर्थात एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर, श्वास को भीतर की ओर रोकें, सामने मंच की ओर देखते हुए 15 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। उदर संबंधी विकारों के लिए, व्याधियों के लिए बहुत उपयोगी यह ताड़ासन का अभ्यास। बच्चों की ऊंचाई लंबाई को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। और अब श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए, वापस। ताड़ासन के बाद वृक्ष आसन बहुत ही उपयोगी, चंचल मन की चंचलता को दूर करने के लिए, विचलित मन को स्थिर बनाने के लिए। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा मूल से स्पर्श करा देंगे, दूसरा हाथ सामने रहेगा। इस तरीके से सामने मंच पर देखते हुए आप लोग करें। और अब दोनों हाथों को इस स्थिति में ले आइए, हथेलियों की डायरेक्शन को चेंज कीजिए ऊपर आसमान की तरफ, और श्वास को भरते हुए दोनों, संतुलन नहीं बन रहा, घुटने तक पर रख ली। अगर आपकी बॉडी का संतुलन बैलेंस नहीं बन रहा है तो घुटने तक रख लीजिए, कोई बात नहीं। ऊपर खींच दीजिए हाथों को मिलाकर, और श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से, या हाथों की डायरेक्शन चेंज करें, नीचे पैर को चेंज करते हुए, पैर को बदलते हुए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। वृक्ष आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इस प्रकार से, हथेलियों की डायरेक्शन चेंज, श्वास को भरते हुए ऊपर, बिल्कुल सीधा किसी एक बिंदु विशेष पर देखिएगा आप, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बन सके। और घुटने तक भी रख सकते हैं, और जो अभ्यस्त है वे लोग ऊपर तक ले जाइए पैर। आइए वापस। वृक्षासन का अभ्यास करने के बाद हम पाद हस्तासन का अभ्यास करते हैं। इसलिए अपनी दोनों हथेलियों को सामने की ओर लाकर जंघाओं से स्पर्श करा दीजिए, एड़ी पंजे मिलाकर रखें। कमर दर्द वालों को यह आसन नहीं करना है। श्वास को भरते हुए एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हथेलियां सामने की ओर रहेंगी इस प्रकार से। थोड़ा सा हल्का सा बेंड कीजिए पीछे की ओर, 2 सेकंड रुके, और अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के नीचे ले लीजिए, और दोनों कानों को अपनी भुजाओं से स्पर्श करा दें। अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं
सामने मंच पर देखते हुए दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथा घुटनों से लगा दीजिए। नीचे ही रहना है सब। अभी नीचे ही रहेंगे। वापस श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, दोनों हाथ ऊपर तक ले जाएंगे। फिर शरीर के पार्श्व भागों से इस प्रकार से नीचे की ओर ले आइए। बहुत सुंदर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, एड़ी पंजे मिले रहें और कोहनियों को पीछे, एक बार बिल्कुल पीछे, जितना नजदीक ला सकते हैं इस तरीके से, पीछे जितने कोहनियां अपने बॉडी के, यूं भी कह सकते हैं कि स्कंधों के समानांतर ले आइए। अब श्वास को भरते हुए केवल गर्दन वाले पार्ट को, उससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों में खिंचाव आएगा, भक्ष्य स्थल ऊपर की ओर आएगा, आगे की ओर उठेगा। श्वास को अंदर रोकते हुए आंखें खुली रखेंगे। 1 2 5 सेकंड, 3 4 5, वापस आ जाइए। सीधा खड़े हो जाएंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे। आप लोग मंच से देखते हुए करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा। एलईडी भी। त्रिकोणासन, और एलईडी भी लगे हुई हैं, आप एलईडी पे भी, मैं पीछे के साधकों के लिए निवेदन कर रहा हूं। आपके पास उपमंच बने हुए हैं तीनों चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं। त्रिकोणासन के लिए आप अपने दाएं पैर को उठाकर दाईं तरफ, राइट लेग को राइट साइड में 2.5 से 3 फीट तक का अंतर रखते हुए दाईं ओर ले जाइए। और अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर, हथेलियां सामने, हथेलियां सामने, इस प्रकार से। अंगूठे उंगलियां सब मिला के रखें। ऐसे अंगूठों को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, ऐसे रखिए, इस तरीके से। और श्वास को छोड़ते हुए जब आप दाईं ओर झुकेंगे तो दाएं पंजे को, पैर के पंजे को दाईं साइड में घुमा देंगे। आइए शुरू करते हैं। एक, पहले दाएं पैर के पंजे को घुमाइए, दाईं साइड में घूम जाइए और दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे को, नीचे नहीं देखेंगे, आपको ऊपर देखना है, बहुत ऊंचाई तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद में बीच में आके रुकिए। इसी आसन को लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ झुकते हुए करना है, तो बाईं तरफ झुकेंगे, पंजा घुमाएंगे। बीच में आके रुकिए। इस प्रकार खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास पूरा होता है। हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, शिक्षा मंत्री हमारे उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन। मंच भी आपको, आपका अभिवादन करता है, आपको प्रणाम करता है। बैठ जाइएगा। और बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले हम दंड आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइए, सामने मंच पर देखते हुए, व्यवस्था वालों को बिठाएं और हथेलियां अपने नितंब के पास लाकर भूमि से सटाएं। हाथों की अंगुलियों की डायरेक्शन आपके पैरों की एड़ियों की तरफ रहेगी। इस प्रकार से बैठिएगा, ऐसे पीछे नहीं झुकना, सीधा बैठना। दंडासन, दंडासन, बहुत सुंदर, बिल्कुल सीधा बैठिएगा। एक बार जब सीधा, हाथों को भी ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, सीधा बैठेंगे तो अपने आप कमर, मेरुदंड आपकी सीधी हो जाएगी। ये दंडासन के अभ्यास के बाद में हम भद्रासन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, सामने मंच पर देखते हुए करेंगे। और दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़िए। अब अपनी एड़ियों को शिवनी नाड़ी यानी कि अपने शरीर से टच कर दीजिए, अपनी बॉडी से टच कर दें। सीधा बैठेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर कर लीजिए, सीधा वापस दंडासन की स्थिति में, वापस दंडासन की स्थिति में। दंडासन से हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं, जिसे कि आसनों का राजा कहा जाता है, भोजनोपरांत करना चाहिए। तो इस आसन की स्थिति में आने के लिए अपने दाएं पैर को पंजे से पकड़ते हुए दाईं ओर घुमाते हुए दाईं एड़ी को दाएं नितंब के नीचे ले आइए। इसके पश्चात इसी प्रकार बाएं पैर को भी सामने मंच
इस पर देखते हुए करेंगे तो उपयोगी रहेगा। दूसरे पैर से भी, और वज्रासन में बिल्कुल सीधा सामने से घुटने मिलेंगे रहेंगे, एड़ियां वी शेप ले लेंगे इस प्रकार से, अंगूठे ओवरलैप नहीं करेंगे और अपने नितंब को टिकाते हुए बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। ये आपका वज्रासन हुआ। वज्रासन में बैठने के पश्चात हम वज्रासन की स्थिति में किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उनमें से सर्वप्रथम हम आसन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इसलिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, घुटनों के बल, इसी स्थिति में घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अब आप देखिएगा जितना अंतर आपके कंधों में है उतना अंतर नीचे आपके घुटनों में, जितना अंतर ऊपर कंधों में उतना नीचे घुटनों में। और हाथों को इस स्थिति में पीछे की ओर, पीछे की कमर पर कोहनियां नजदीक लाने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे की ओर झुलाते हुए आंखें खुली रखते हुए श्वास को अंदर रोकें। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, वापस सीधा हो जाइए। इसी स्थिति में रुकना एक बार। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन भी कहा जाता है। शरीर की आकृति ऊंट की भांति बनती है, शरीर लचीला बन जाता है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। अपना दायां हाथ, राइट हैंड गोलाकार घुमाते हुए दाएं हाथ की हथेली को दाएं पैर के पंजे पर लाकर रख दें, तलवे पर लाकर रख दें। इसी प्रकार बाएं हाथ को, शरीर को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें, गर्दन को, वक्षस्थल एवं पेट को सामने की ओर खींच दीजिए। शरीर की आकृति धनुष की भांति भी बना सकते हैं। गर्दन ढीला, आंखें खुली, वापस आ जाइए और वज्रासन में बैठिए। पैरों को आप सामने की ओर, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घुटनों की दूरी जितना अधिकतम कर सकते हैं कर लीजिए। पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए, घुटनों को, केवल घुटनों को फैलाइए, सामने मंच पर देखें। हथेलियों को अपने शरीर के सामने की ओर टिका दीजिए, हथेलियों को सामने की ओर टिका दें और श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए आगे की ओर अपने भूमि को रगड़ते हुए आगे की ओर चलिए। अपनी ठुड्डी, वक्षस्थल और नाभि को भूमि से स्पर्श करा दें, किंतु नितंब को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। ठुड्डी लगेगी, माथा, फोरहेड नहीं लगाएंगे, ठुड्डी लगाइए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास। बीच में खड़े हैं, इनको बैठ जाएंगे। जो सुरक्षा कर्मी है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें एक बार। जो सामने बीच में ग्राउंड पे हैं जो, वे लोग बैठ जाएंगे। वापस आ जाइए। पैरों को इसी स्थिति में रखिए, फैला कर रखिए। एक बहुत ही उपयोगी आसन जो कि आपके फेफड़ों संबंधी रोगों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी। अपना दायां हाथ, पैरों को फैला कर रखेंगे, दायां हाथ ऊपर की ओर उठाइए। एक साथ सभी लोग पीछे की ओर ले जाएं, दाईं हथेली को बाएं कंधे पर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को, और देखिएगा सामने किसी एक बिंदु विशेष पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं देखना, अपनी जिस स्थिति में अभी आप बैठे हैं उस स्थिति में उसके समानांतर सामने की ओर देखिए। एक पॉइंट डिसाइड कर ले, वहां एक तक देखिए, जैसे त्राटक की स्थिति में देखा जाता है। बहुत सुंदर। जब वापस आएंगे तो अपना बायां हाथ, पहले बायां हाथ, लेफ्ट हैंड नीचे ले आइए, राइट हैंड को भी ले आए और सीधा बैठ जाएंगे। एक बार फिर से आप दंडासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा, दंडासन में पीछे नहीं झुकना, आपको सीधा बैठना है, मेरुदंड सीधी रहेगी। और वक्रासन का अभ्यास करेंगे जो कि मधुमेह रोगियों, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, इतना उपयोगी है। और इसके साथ किडनी के लिए, गुर्दे संबंधी रोगों के लिए बहुत उपयोगी। जो अगला आसन किया जा रहा है वक्रासन, तो अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास ले आइए और अपना दायां हाथ इस प्रकार से उठाकर पीछे की ओर ले जाए, मंच पर देखते हुए कीजिएगा। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर लाकर दाएं पैर के दाएं पंजे की दाईं साइड में रख दीजिए। जो घुटना ऊपर उठा है वही हाथ पीछे ले जाना है। जो घुटना आपका ऊपर की ओर है उस दिशा का हाथ पीछे की ओर जाएगा और दूसरा हाथ अपोजिट साइड में ऐसे आ जाएगा। हाथ को पीछे रखना, जो घुटना हो। हाँ, ये हाथ पीछे जाएगा, उस हाथ को ले। ठीक, आपने बहुत अच्छा कर दिया। अब वापस हाथों एवं पैरों की स्थिति को बदलते वक्रासन की स्थिति में आइए। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत उपयोगी है ये आसन।
इसे मरीच्यासन भी बोला जाता है। दूसरी स्थिति, दूसरी तरफ से हाथों एवं पैरों की स्थिति को बदलते हुए सामने मंच पर देखते हुए करें। अब आपका बायां पैर आप घुटने से मोड़ लेंगे और दायां हाथ बाएं पैर के बाईं ओर लाकर रखेंगे और आपका बायां हाथ पीछे की ओर रहेगा। गर्दन को मोड़ते हुए बाईं साइड, बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखेंगे। घुटने को सीधा आसमान की ओर रखें, जो मुड़ा हुआ घुटना उसको आसमान की तरफ। वापस दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अपनी दोनों हथेलियां आप सामने देखते हुए करेंगे। दोनों हथेलियां अपने दाईं साइड में, राइट साइड में इस प्रकार से लाके रखें और दोनों पैरों को ऐसे घुमा के पीछे ले जाना है। पेट के बल लेटना है, पेट के बल। आपके पैर मंच के विपरीत दिशा में रहेंगे। आपका सबका मुंह आगे, सिर जो है, आपका मुख जो है मंच की तरफ, ताकि मंच पर हो रहे आसनों को आप देखकर कर सकें। मकरासन की स्थिति में, मकरासन की स्थिति में इस प्रकार से, मकरासन की स्थिति में पैरों के बीच अंतर, एड़ियां आमने सामने, पंजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। रिलैक्स, अपने शरीर को शिथिल कर लें और आइए भुजंग आसन की ओर अग्रसर होते हैं। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियां अपने स्कंधों के पास लाकर भूमि से स्पर्श कराइए। कोहनियां भूमि से सटा दें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। श्वास को भरते हुए केवल वक्षस्थल को ऊपर की ओर उठाते हुए गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं देखेंगे। यहां जो हमारे पीछे एलईडी लगी हुई है उस ऊंचाई तक आप देख सकते हैं, आसमान पर नहीं। 15 सेकंड रुकिएगा आसन की स्थिति में। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब आपको कोहनियों को 6 से 9 इंच तक उठाते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाते हुए इसी भुजंग आसन का अभ्यास करना है। श्वास को भरते हुए ऊपर, और अब आप और ऊंचाई पर देखिए, थोड़ा सामने ऊंचाई पर देखिए। एड़ियां मिलाकर रखें, श्वास को अंदर रोक कर रखें। पंद्रह सेकंड तक रुक जाइएगा। धीरे धीरे आप वापस आए, वापस आ जाइए आराम से। मकर आसन की स्थिति में विश्राम कर लें एक बार फिर। और अब हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। जो लोग हृदय रोगी हैं वे लोग कृपया नहीं करें, वे लोग मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। बाकी सभी साधक अपनी दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले लें, जंघाओं के नीचे ले लें, ठुड्डी को भूमि से सटा दें और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर भूमि से लगभग 12 इंच तक की ऊंचाई पर उठा लीजिए। पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना, पैरों के पंजे पीछे की ओर खींचे रहेंगे। श्वास को अंदर रोकना है, ठुड्डी को नहीं उठाना। ठुड्डी आपकी भूमि को स्पर्श करेगी। वापस एक बार फिर से मकर आसन में अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास करें। और इसके बाद अपने राइट साइड में, राइट हैंड आपका नीचे की ओर रहेगा, दायां हाथ नीचे की ओर रहेगा। करवट लेते हुए आप इस प्रकार से लेट जाइए कि आपका सिर मंच की ओर रहेगा, आपके चरण जो है हमारे विपरीत दिशा में रहेंगे। लेट कर किए जाने वाले, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें और सेतु बंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार से मोड़ लें कि एड़ियां नितंब को स्पर्श करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए। जितना अंतर ऊपर कंधों में है उतना अंतर नीचे आप एड़ी और पंजों में रखें। इस आसन का अभ्यास करते समय आप सिर को, गर्दन को, स्कंधों को, एड़ियों को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, अपितु अपने शरीर के मध्य भाग को, जिसे हम धड़ बोलते हैं, उसे ऊपर की ओर उठाना है। तो श्वास को भरते हुए ऊपर उठा लीजिए। सेतु यानी ब्रिज, पुल, सिर को नहीं उठाएंगे। आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, सिर को नहीं उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें।
दोनों अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे, मध्य शरीर को। वापस, और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। हम बहुत ही उपयोगी आसन जिसका नाम है उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर लगभग 30 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर उठाइए। पैरों के पंजों की डायरेक्शन मंच के विपरीत दिशा में रहेगी 30 डिग्री एंगल पे, ओनली 30 डिग्री एंगल, दूसरे शब्दों में 12 से 15 इंच तक। पंजों को अपने शरीर के विपरीत दिशा में कीजिए, 2 रेडियंस। वापस, और इसके बाद में हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाकर 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर उठाना है, 90 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर उठा लीजिए दोनों पैरों को। हाई बीपी हार्ट के पेशेंट इस आसन का अभ्यास नहीं करें। हथेलियां भूमि पर, पैरों के पंजों की डायरेक्शन आपकी बॉडी की तरफ रहेगी, आपके शरीर की तरफ रहेगी, चेहरे की तरफ। घुटने सभी सीधे रखें, घुटने न मोड़े। और श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे आइए। प्रोटोकॉल के अनुसार, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके अनुसार इस समय हम लोग सभी सामूहिक रूप से अभ्यास कर रहे हैं। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, कोहनियों तक का ग्रिप बनाते हुए दोनों जंघाओं का दबाव पेट पर डालते हुए ठुड्डी को घुटनों के बीच में लगा दीजिए। अपने दोनों पैरों के पंजों को सामने की ओर, यानी कि अपने शरीर के विपरीत दिशा में खींच कर रखें। श्वासों को बाहर की ओर निकालकर यथासंभव रोकें। जिन्हें कमर दर्द है वे लोग अपना सिर ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, जिन्हें कमर दर्द रहता है वे लोग सिर को नहीं उठाएंगे। श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए, बहुत उपयोगी, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है, वात संबंधी व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी। विश्राम। आइए शवासन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, हथेलियां जंघाओं के पास, जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर, डायरेक्शन आसमान की ओर, आधी मुट्ठी बंद। राइट हैंड साइड में आपका अपने चेहरा ढीला छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डेड बॉडी की भांति शव आसन, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शिथिल करें अपने शरीर को, रिलैक्स महसूस करें, एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। 2-4 बार लंबे गहरे श्वास लेना और बहुत धीमी गति से छोड़ना। भीतर यह अनुभूति कि अब तक जो अभ्यास किया उससे मुझे पूर्ण शांति, शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्ति और आत्मबल और विशेष ऊर्जा की प्राप्ति। एक बार फिर राइट हैंड साइड में टर्न करते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आपका चेहरा मंच की ओर इस तरीके से बैठे कि आप मंच की तरफ देख सकें। और आगे के अभ्यास के लिए हमारे बीच मेरे परम सम्मान के पात्र आदरणीय श्री मेघ सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं, जो कि क्रीड़ा भारती राजस्थान के संयोजक हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और बहुत ही सम्मान के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए मंच आपको सौंपता हूं। जय हिंद। अभी हम सब ने प्रोटोकॉल के अनुसार आसनों का अभ्यास किया। पंचकोशीय हमारे शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो कोश बने हैं, इनमें अभी तक जो हमने किया ये क्रियाएं हमारी स्थूल शरीर को प्रभावित करती है। इससे आगे का जो प्राणायाम और ध्यान का विषय है वो हमारी मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए, एक रूपता में लाने के लिए है। उसका अभ्यास हम करेंगे।
महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद। अर्थात तस्मिन् सति का मतलब है जब वो हो जाए, यानी जब आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद हमको ये प्राणायाम का अभ्यास करना है। अभी जो हमने आसन किए उसके कारण हमारे शरीर में स्थिरता और हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण हुआ है। अब प्राणायाम करने के लिए सभी कमर सीधी करके सुखासन में, पद्मासन में या जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठें। कुर्सी पर भी बैठकर प्राणायाम किया जा सकता है। अभी हम सब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे। अपने तर्जनी को और अंगूठों को इस प्रकार मिलाइए और अपने पृष्ठ भाग को घुटनों पर स्थापित कर लीजिए। कोहनी को थोड़ा मोड़ लीजिए, कमर सीधी। प्राणायाम करते समय पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। मुख पर प्रसन्नता चाहिए। योग करते समय मुंह लटकाकर या शरीर को तनाव देकर नहीं करना, शांत चित्त होकर करना। जैसे हमारे देवनानी जी भाई साहब हर समय मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे सबके चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए। शरीर को शिथिल छोड़िए। आंखें आधी खुली आधी बंद। नासिका के अग्रभाग पर अपना पूरा ध्यान। शरीर शांत, मन शांत। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मैदान पर कोई खड़ा दिखाई नहीं दे। पीछे भी कुछ बंधु, कुछ साधक, कुछ व्यवस्था वाले खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार सब बैठ जाएं। बाईं ओर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर वातावरण। माननीय राज्यपाल महोदय की आशीर्वाद के साथ में और प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। बहुत सुंदर वातावरण में सभी प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक शुद्धि क्रिया है, कपालभाति। श्वास को प्रयास पूर्वक बाहर की ओर छोड़ना और निष्क्रिय होकर शरीर को अपने आप श्वास अंदर की ओर लेने के लिए छोड़ देना। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। झटके से श्वास को बाहर अपने डायफ्राम का उपयोग करते हुए शेष शरीर को स्थिर रखते हुए झटके के साथ श्वास बाहर निकालना। कपालभाति के 30 स्ट्रोक हम सब करेंगे। जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है या कोई मेजर सर्जरी हुई है पेट की, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। सभी प्रारंभ करेंगे। कपालभाति। कपालभाति करते रहिए। इसको करने से हमारा जो ये ललाट है, इसका, इसी को कपाल कहते हैं, ये चमकता है। भगवान ने हमें सारे अंग, महत्वपूर्ण अंग नाभि के आसपास दिए हैं। हमारी लीवर, पैनक्रियाज, दोनों गुर्दे, हमारा आमाशय, ये सब इसके कारण सक्रिय होते हैं। पेट के आसपास जमा जो चर्बी है वो समाप्त होती है और हमारा पेट भी कम होता है, लचीला होता है। सब करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई गांठ हो शरीर में, वो भी इससे समाप्त होती है। माताओं बहनों को जो समस्याएं होती है वो भी इससे ठीक होती है। कपालभाति लगातार 30 स्ट्रोक करने के बाद पूरा श्वास एक बार बाहर निकालकर त्रिबंध लगाना और फिर शांत होकर बैठना। यथाशक्ति बाह्य कुंभक करना और उसके बाद मुंह से श्वास लेकर शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करना। हर समय श्वास की गति का निरीक्षण करते रहिए। कहते हैं ना कि इस भगवान ने श्वासें गिनती की दी है। हमको हमारी श्वास की गति कम करनी है। अभी हम 15 से 20 बार श्वास लेते हैं। जैसे जैसे हम योग के अभ्यासी बनेंगे हमारी श्वास की गति कम होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध मन से है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी श्वास की गति भी कम होती है। अपनी श्वास की परीक्षा करिए। अपने आप को अपनी ओर से देखिए, भीतर की ओर शांति का अनुभव करिए। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। दोनों नामों से जाना जाता है। बाएं नासा छिद्र से लेना, दाएं नासा छिद्र से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। दाहिने अंगूठे से अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करिए,
अंतिम दोनों उंगलियों से बाएं को बंद करेंगे, बीच की दोनों उंगलियां या तो सीधी रखेंगे या मोड़ लेंगे। इस प्रकार की मुद्रा बना लेंगे, शंख मुद्रा। और बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अभी हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, इसलिए गति धीमी रखेंगे, बहुत धीमी गति से, स्नेह के साथ, लयबद्धता के साथ बाईं नासा छिद्र से श्वास लेना, दाएं नासा छिद्र से श्वास को छोड़ना, पुनः दाएं से पूरक करना और फिर बाएं से रेचक करना। इस प्रकार से यदि आप 27 चक्र प्रतिदिन करते हैं तो थोड़े ही समय में आपकी त्वचा चमकने लगेगी, आपके चेहरे पर अच्छा प्रभाव आएगा। सब आपके पूरे एक एक कोशिका को, जो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, उन तक ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, प्राण वायु पहुंचेगी और जो प्राणायाम का लाभ है वो हमको मिलेगा। शास्त्रों में 16, 64, 32 का वर्णन है। 16 मात्रा पूरक, 64 मात्रा कुंभक और 32 मात्रा रेचक का हमें अभी समान मात्रा में करना चाहिए। नाड़ी शोधन करने से आपके शरीर के अंदर रक्त शुद्धि होती है, एक एक कोशिका को पोषण होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। अभी हम 4 चक्र करेंगे और 4 चक्र होने के बाद पुनः शांत चित्त होकर बैठेंगे। आती जाती श्वास का पुनः ध्यान करेंगे। दोनों नासा छिद्र जहां मिलते हैं उस स्थान पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। प्राणायाम करने से जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं, जो कार्टिलेक्स होते हैं, उनकी दीवारें मोटी हो जाती है। ध्यान करने से ये सब क्रियाएं और बढ़ जाती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। इस अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को प्रतिदिन 9, 18, 27 इस चक्र में करना चाहिए। जिनका हो गया है 4 चक्र, सभी शांत चित्त होकर बैठें। आती जाती श्वास पर अपना पूरा ध्यान, शरीर को स्थिर करने का प्रयास करिए। तस्मिन सति, इसको सिद्ध हो जाने के बाद ही प्राणायाम है, इसलिए सभी इसका अनुभव करें कि हमारी श्वास की गति कितनी कम हुई है, कितनी सहज हुई है, कितनी लयबद्ध हुई है। क्योंकि अभी गर्मी का प्रकोप है, अभी हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर दोनों तरफ से फोल्ड करना है, चोंच बनानी है और मुंह से श्वास को अंदर की ओर पूरक करना है। हाँ, काकी मुद्रा कहते हैं इसको। और छोड़ते समय नाक से छोड़ना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। ऐसा करने से आपका भूख और प्यास पर नियंत्रण होगा। यदि बहुत तेज कहीं गर्मी आपको अनुभव हो रही है तो शीतली एक बार कर लें, 8-10 बार इस शीतली का अभ्यास कर लें, शीतलीकरण कर लें। शीतली और शीतलीकरण दोनों में ही, शीतकारी दोनों करने से ही गर्मी कम होती है। अभी हम इसके 5-6 चक्र करिए। जीभ से श्वास भरिए, नाक से छोड़िए, जीभ से श्वास भरिए, नाक से छोड़िए। इस शीतली प्राणायाम भगवान राम ने जब योग सीखा महर्षि वशिष्ठ से, तो उन्होंने कहा, संसार सागर से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। योग न केवल शारीरिक अपितु मानसिक और आत्मिक सब प्रकार के सुख हमको देता है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन का इसको अंग बनाकर हमको करना चाहिए। शीतली करने के पश्चात अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में हम हाथों को ऊपर नहीं ले जाएंगे, पहले प्रकार में केवल यहीं रखेंगे और जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार से गुंजन करते हुए केवल 3 बार भ्रामरी करेंगे। मेरे साथ करेंगे, मैं बोलूंगा पूरक और उसके बाद मैं कहूंगा प्रारंभ करें। तब हमको उच्चारण करना है। ओम में जो हम मैं कार करते हैं, मैं, ओम,
ये मैं नहीं है, भ्रामरी करते समय इसमें वाइब्रेशंस आने चाहिए, मस्तिष्क के अंदर हमारे उसके तरंगे पहुंचनी चाहिए। तो पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उत्साह, एक बार मैं इशारा करूं तभी पूरक श्वास भरिए पूरी अंदर, प्रारंभ करिए। दो, पूरक, प्रारंभ करिए। तीन, पूरक, प्रारंभ करिए। शांत चित्त होकर बैठना। भ्रामरी करने के कारण मस्तिष्क में उत्पन्न हुई तरंगों को अनुभव करिए। संसार का कोई भी व्यायाम मस्तिष्क के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तंतु है, उन तक नहीं पहुंचता है। केवल ये भ्रामरी प्राणायाम ऐसा है जो इसकी तरंगे वहां तक पहुंचती है, उसका लाभ होता है हमको। प्रकार दो करेंगे भ्रामरी में, पहले सारी सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। भ्रामरी करने के लिए अपने अंगूठों को कान पर लगाना है, अभी कोई भी नहीं लगाएंगे, पहले पूरी सूचना सुनेंगे, क्योंकि आपने कान बंद कर लिए तो फिर सुनेंगे नहीं। सुनेंगे कैसे? इसलिए पहले मेरी सूचना सुनेंगे सभी। दोनों अंगूठों को कान पर लगाना है। हमारी दोनों ऊपर की उंगलियां तर्जनी और पास की, मध्यमा ललाट पर, बाकी दोनों उंगलियां हमारी आंखों पर, और अंतिम उंगली को थोड़ा नाक के पास में लेना। एक बात। दूसरी बात, अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर की ओर ले जाना खेचरी मुद्रा के रूप में। जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो आपके कान अपने आप बंद हो जाते हैं। जो बहुत अच्छे अभ्यासी होते हैं भ्रामरी करने के लिए, वो खेचरी मुद्रा में करते हैं, उनको कान में उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम सब दूसरे प्रकार से भ्रामरी करेंगे। अब पूरा करेंगे, 3 बार करना है, पूरक और फिर प्रारंभ करना। करिए सभी, स्थिति बनाइए, अंगूठों को कान में लगाइए दोनों। अभी 1 मिनट रुकेंगे, स्थिति ठीक से बना लीजिए। मैं कहूंगा पूरक, पूरक, प्रारंभ करिए। पूरक, प्रारंभ करिए। पूरक, प्रारंभ करिए। भ्रामरी करने के बाद शांत चित्त होकर बैठना। भ्रामरी करने के कारण मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली तरंगों का अनुभव करिए, ऊर्जा का अनुभव करिए। प्राणायाम हमारे पूरे होते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे ध्यान की ओर। यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि, थोड़ी धारणा और ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए अब जो क्रियाएं हैं वो सब हमारी मन और मस्तिष्क से जुड़ी है। सभी शांत चित्त होकर बैठ जाएं, आंखें सब बंद कर लें। ध्यान करने के लिए शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करिए, जहां हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। बहुत ही सुंदर वातावरण। ललाट के मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित करके मन ही मन अच्छे संकल्प, जब हमारा मन शांत होता है तभी हमारा मस्तिष्क का दूसरा भाग
जो बहुत बड़ा है उसकी सक्रियता बढ़ती है और उसमें किया गया संकल्प हम निश्चित रूप से पूरा करते हैं। इसलिए मन ही मन दोहराना है, बोलना नहीं है, केवल मन ही मन जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको अपने मन में संकल्प के रूप में रखनी है। प्रभु की असीम कृपा मुझ पर बरस रही है। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूं। सूर्य की स्वर्णिम की रश्मियां ललाट के माध्यम से मेरे भीतर की ओर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, ऊर्जा, तेज, ओज, प्रकाश, सुविचार सब मेरे भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। हमारे मन की एक अवस्था है कि या तो वो अतीत का विचार करता है या भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन उसका जो स्वाभाविक प्रकृति है वो आनंद की है, वर्तमान की है। इसलिए वर्तमान में रह करके एक आनंद का अनुभव करिए, न भविष्य की कल्पना करिए, न अतीत का विचार करिए। विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे। विचार को प्रेक्षा भाव से देखिए, जैसे हम एक चलचित्र देखते हैं। विचार के साथ हम स्वयं को नहीं जाना है, उसको जाने दीजिए। हमको यही आनंद की अवस्था में रहना है। प्रभु की असीम कृपा के कारण मेरे भीतर के सारे रोग, दोष, कुविचार, बीमारियां, सभी प्रकार की कमजोरियां बाहर की ओर जा रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं आनंद की अवस्था में हूं। प्रातःकाल की इस मधुर वेला में ललाट के मध्य भाग पर सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां फैलती हुई अनुभव करिए। एकदम शांत चित्त होकर हम 1 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, गायत्री का पाठ करें, ओम का उच्चारण करें मन ही मन। सभी ओर से ध्यान को समेटकर, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को भीतर की ओर समेट लेता है, उसी प्रकार से केवल एकाग्र एक बिंदु पर धारणा और उससे आगे बढ़ते हुए ध्यान। 1 मिनट के लिए सभी शांत चित्त होकर बैठे, आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी चेतना को लौटाते हुए वापस अपने इस स्थूल शरीर की ओर आते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को लौटाते हुए प्रभु का आभार प्रकट करते हुए मेरे साथ दोहराएंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी बनूं। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होए। ओम शांति शांति शांति। अब आगे के लिए हम सबको अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार संकल्प और शांति पाठ का दोहरान करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योग गुरु कुलभूषण बैराठी जी और मेघराज जी, हमारे योग गुरु। आप सभी योग साधक, योग तीर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योग माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की निरंतर प्रगति के सूत्रधार हैं यहाँ के
माननीय उपराज्यपाल, I request Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor, UT of Jammu Kashmir, for welcome remarks. भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव यादव जी, सभी योग साधक, योग प्रेमी तथा सभी जिला केंद्रों और बाकी स्थानों से जुड़े हुए योग प्रेमियों, मैं आध्यात्मिक साधना के केंद्र जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान तो राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आध्यात्म की धारा के लिए आज राज्य में ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान की कृपा के कारण डल झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका। हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी हजारों की संख्या में योग प्रेमी भारत के किनारे खड़े हैं। सभी भी जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस सब राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति तथा एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कह सकता हूँ। उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमी और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए हो, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक गांव जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन, सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर कई नई पहलों को देखकर खुशी हो रही है। इनमें अंतरिक्ष में योग, योग के परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। योग डे चैलेंज 2024 के तहत योग से संबंधित प्रौद्योगिकी और उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब हम योग और कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना के साथ संकल्प लेना है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक सजग नागरिक के रूप में अपने परिवार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। आइए योग की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए या संकल्प ले और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य के इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में योग विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, योग समर्थक और छात्र इस आयोजन में भाग ले रहे। हम
स्वयं और समाज के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सच्चे योग साधक हैं और आप योग को सही अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। मैं आभार आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वह अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में
योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिजॉर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है,
सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgardi, Director, Moraji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आपको पता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे थे सीधे श्रीनगर से, जहां पर आज प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। इस कार्यक्रम में योग प्रोटोकॉल जिसको निर्धारित किया गया है अब